तो वेलकम क्लास, वेलकम टू द न्यू टॉपिक जिसका नाम है SIDS, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। ठीक है, तो ये एक ऐसा सिंड्रोम होता है जिसके अंदर बेबी बिल्कुल अच्छा चंगा भला रात को खाना खाता है और सोता है, लेकिन जब सुबह उठते हैं तो बेबी डेथ मिलता है। ठीक है, बेबी के अंदर कोई भी लाइफ का साइन नहीं मिलता। इसको बोलते हैं सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। सडन क्योंकि इससे पहले बेबी के अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं देखने को मिली थी, बस बेबी रात तक तो चंगा भला था, सुबह बेबी बिल्कुल एक्सपायर मिला। ठीक है, तो अब इसको जैसे ही फिर वो बेबी को उठा के फिर हॉस्पिटल में भागते हैं, क्या हुआ क्या हुआ, तो डॉक्टर हिस्ट्री लेता है, तो डॉक्टर को भी बताते हैं पेरेंट्स, इससे पहले इसको ना कोई बुखार आया, ना कोई उल्टी थी, ना कोई डायरिया था, कुछ भी नहीं था। सब कुछ भी बेबी के अंदर एबनॉर्मलिटी नहीं थी, बस सुबह बेबी मरा मिला हमारे को। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। अब इसका फिर उसके बाद जब बेबी की ऑटोप्सी करी जाती है, ये पता लगाने के लिए कि भाई क्या कारण रहा होगा, तो ऑटोप्सी के अंदर कोई भी आपको एबनॉर्मलिटी नहीं मिलेगी। ऑटोप्सी के अंदर ना बेबी ने कुछ पॉइजन वगैरह मिलेगा, ना बेबी के अंदर कोई कार्डियक एबनॉर्मलिटी, ना कुछ और मिलेगा। बस इसके लिए इसका हम अगर कोज बात करें तो इसका कोज भी हम अननोन ही कहते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जो इसके चांसेस को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं SIDS यानी सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। ठीक है, दिस इज सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। ठीक है, ओके। तो सीड्स के अंदर सबसे पहले लिखते हैं ये होती क्या है। इट इज सडन अनएक्सप्लेन्ड। सडन है और अनएक्सप्लेन्ड है। सडन एंड अनएक्सप्लेन्ड डेथ ऑफ बेबी। ठीक है, यूजुअली ड्यूरिंग स्लीप। ठीक है, जब बेबी सो रहा होता है एकदम से कुछ होता है कि बेबी डेड हो जाता है। ठीक है, यूजुअली ड्यूरिंग स्लीप। ठीक है, और डिस्पाइट ऑफ, इसके बावजूद, डिस्पाइट ऑफ फुल इन्वेस्टिगेशन, जैसे ऑटोप्सी, फुल इन्वेस्टिगेशन, ऑटोप्सी एंड फुल क्लिनिकल इवेल्युएशन, नो कोज इज फाउंड। ठीक है, इसका मतलब ये एक सडन अनएक्सप्लेन्ड डेथ ऑफ बेबी होती है यूजुअली ड्यूरिंग स्लीप, जब बेबी सो रहा होता है, डिस्पाइट ऑफ फुल इन्वेस्टिगेशन या ऑटोप्सी या इवेल्युएशन के बाद भी कोई कोज अपने को देखने को नहीं मिलता, तो वो है SIDS। ठीक है, दिस इज SIDS। दिस इज SIDS, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। अब बात करते हैं इंसिडेंट, ये किस किस के अंदर, कौन से बेबीज के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, इंसिडेंस की बात करें तो इसके नाम से ही पता लगने लग रहा है, इंसिडेंस के अंदर सडन इन्फेंट मतलब ये इन्फेंट के अंदर देखने को मिलता है। तो किसके अंदर देखने को मिलता है? इन्फेंट्स के अंदर। ठीक है, इन्फेंट्स मतलब वे बेबी जिनकी एज 1 से लेके 12 मंथ के बीच में है, 1 to 12 मंथ के बीच के बेबीज के अंदर देखने को मिलता है SIDS। अब इसके अंदर भी ये पूछे कि सबसे इन्फेंट के अंदर भी कौन सी एज ग्रुप वाले बेबी ज्यादा अफेक्ट होते हैं, तो इसके अंदर बात करें पीक एज, ये ज्यादातर 2 से लेके 4 मंथ के बेबी के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, 2 to 4 मंथ की बेबी। ठीक है, 2 से लेकर 4 मंथ तक का बेबी, और इसके अंदर मेनली ये देखने को मिलता है मेल्स के अंदर, मेनली इन मेल्स, मेल बेबी के अंदर ज्यादातर देखने को मिलता है SIDS। ओके, अब बात करते हैं इसकी ईटियोलॉजी कि इसके क्या कोज और क्या रिस्क फैक्टर है। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट ईटियोलॉजी। अब पीक एज को आप करो हाईलाइट।
ठीक है, पीकेज। ओके, अब बात करते हैं हम इसके ईटियोलॉजी यानी कोजेस एंड रिस्क फैक्टर। ईटियोलॉजी, सबसे पहला अगर इसकी कोज की बात करें ना कि इसका कोज क्या है, तो इसका कोज सीधा है अननोन। ठीक है, अननोन कोज, वी डोंट नो व्हाट इज द कोज ऑफ दिस डिजीज। ठीक है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर है जो सीड्स को कोज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर के अंदर 3 फैक्टर होते हैं, एक इन्फेंट के फैक्टर, एक मैटरनल फैक्टर और एक इन्वायरमेंट फैक्टर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फेंट फैक्टर्स की। इन्फेंट फैक्टर्स, ठीक है, बेबी से रिलेटेड क्या क्या फैक्टर होते हैं जो कोच कर सकते हैं, जो रिस्क फैक्टर बन सकते हैं सिड्स का, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम का। तो देखो, ऐसा कहा जाता है, ऐसी थ्योरी है कि बेबी जब सो रहा होता है ना, बेबी के सोते सोते किसी रीजन की वजह से बेबी का रेस्पिरेटरी सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, या तो बेबी के ऊपर प्रेशर पड़ने की वजह से, या बेबी दबने की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से बस रेस्पिरेटरी सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, जिससे बेबी क्या होता है, सांस नहीं ले पाता, उससे बेबी के अंदर हाइपोक्सिया की वजह से डेथ हो जाती है। इसका एक और थ्योरी ये कहती है कि सोता सोता बेबी ना सुपाइन से प्रोन हो जाता है। ठीक है, तो सुपाइन से प्रोन तो बेबी हो जाता है, अपने हमने पढ़े थे डेवलपमेंट माइलस्टोन के अंदर पढ़ा था कि बेबी सुपाइन तो प्रोन हो जाता है पहले, और प्रोन से सुपाइन होना सीखता है बाद में। बेबी पहले सीधे से उल्टा होना तो सीख जाता है, लेकिन प्रोन से सुपाइन, उल्टे से सीधा होना लेट सीखता है। तो बेबी क्या करता है यहाँ पे, इस तभी तो इसकी पी केज मैंने क्या लिखी है, 2 से 4 मंथ। तो यहाँ पे क्या है, बेबी सुपाइन से प्रोन तो हो जाता है, लेकिन प्रोन से वापस सुपाइन नहीं हो पाता, जिससे क्या हो जाता है, उल्टा लेटने की वजह से बेबी का रेस्पिरेटरी सिस्टम, बेबी का नोज दब जाता है, बेबी का ट्रैकिया दब जाता है, जिससे बेबी सांस नहीं ले पाता और उससे बेबी की डेथ हो जाती है। ठीक है, और ये रिस्क फैक्टर के अंदर मैं बात करूं इन्फेंट फैक्टर, तो वह इन्फेंट फैक्टर के अंदर वो फैक्टर लिखेंगे जिससे बेबी का रेस्पिरेटरी सिस्टम, बेबी की बॉडी वीक हो, वो सारी रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। जैसे बेबी अगर प्री टर्म है, तो प्री टर्म बेबी तो भाई बिल्कुल ही उल्टी से सीधा नहीं हो पाएगा, और बेबी का प्री टर्म बेबी के अंदर तो सारा जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी होती है वो इमेच्योर होती है एज कंपेयर टू टर्म बेबी। ठीक है, तो सबसे पहले प्री टर्म बेबी, प्रीटर्म बेबी। सेकंड, LBW बेबी, लो बर्थ वेट बेबी, और IUGR बेबी, वो सारे रिस्क फैक्टर जिसमें बेबी वीक हो। ठीक है, IUGR बेबी। या रिस्क फैक्टर हो सकता है कोई मदर बेबी को ब्रेस्ट फीड ही नहीं करा रही है, लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, तो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होगी तो बेबी वीक रह जाएगा, बेबी का अनेटमी, बेबी का रेस्पिरेटरी सिस्टम, बेबी का नर्वस सिस्टम अच्छे से जल्दी से मैच्योर नहीं हो पाएगा। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ सीड्स, किसी मदर के पहले बेबी के अंदर सीड्स हुआ हो तो नेक्स्ट बेबी के अंदर भी SIDS होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये है इन्फेंट फैक्टर। और लिख सकते हैं जैसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो बेबी के अंदर, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं मैटरनल फैक्टर्स की। अब हम बात करते हैं मैटरनल फैक्टर्स। वे फैक्टर जो मदर से रिलेटेड है। ठीक है, मैटरनल फैक्टर के अंदर जैसे कोई मदर स्मोक करती है, कोई मदर एल्कोहल लेती है, कोई मदर ड्रग एडिक्ट है यानी नशेड़ी है। ठीक है, तो उनके बेबी के अंदर SIDS होने का चांसेस ज्यादा होता है। क्यों होता है ये अननोन है, लेकिन ऐसा पाया जाता है, ऐसा देखा गया है कि SIDS की मदर के अंदर, मदर ज्यादातर एडिक्ट देखने को मिलती है। ज्यादातर का मतलब ये नहीं कि हर एक मदर, लेकिन ऐसा होता है मेजॉरिटी ऑफ मदर जहां पे एडिक्ट होती है। ठीक है, और बात करें पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन,
पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, अगर किसी की मदर की पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन होगी तो बेबी उसका माल न्यूट्रिशन वाला होगा, जिससे उसके अंदर SIDS का चांस बढ़ेगा। ठीक है, ये है मैटरनल फैक्टर। अब बात करते हैं इन्वायरमेंट फैक्टर की, जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। थर्ड इज इन्वायरमेंट फैक्टर। ठीक है, इन्वायरमेंट फैक्टर जैसे बेबी सो रहा है प्रोन पोजीशन में, ठीक है, प्रोन पोजीशन बेबी, ठीक है, और इसको लिखो मोस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अगर बेबी प्रोन पोजीशन में सोएगा तो उसका रेस्पिरेटरी जो ट्रैकिया है, एयरवे है, वो कंप्रेस हो जाएगा, जिससे बेबी को सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो प्रोन पोजीशन बेबी इज द मोस्ट कॉमन फैक्टर। और बात करते हैं सॉफ्ट बेडिंग। बेबी को सुलाया है सॉफ्ट बेडिंग पे, यानी बढ़िया से कंबल वगैरह लगा के, उससे क्या हुआ, बेबी सॉफ्ट बेडिंग है तो बेबी के प्रोन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और बेबी को हमने दिया है लूज ब्लैंकेट। ठीक है, लूज ब्लैंकेट। ठीक है, सॉफ्ट बेडिंग एंड लूज ब्लैंकेट। और बात करेंगे बेड शेयरिंग विद एडल्ट। ऐसा भी कभी कभार हो जाता है, ऐसा भी कभी कभार हो जाता है, बेबी सो रहा है जिस बेड पे, उसी पे अगर एडल्ट सो रहा है ना, तो एडल्ट जैसे करवट लेगा ना, तो कई बारी एडल्ट जब करवट लेता है तो बेबी के ऊपर लेट जाता है, जिससे क्या हो जाता है, बेबी का रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी एयरवे कंप्रेस हो जाता है। कंप्रेस होने की वजह से बेबी को सांस नहीं आता, जिससे बेबी की डेथ हो जाती है। तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है। ओवर हीटिंग, ओवर हीटिंग ड्यूरिंग स्लीप। ऐसा भी देखा गया है कि जब बेबी सो रहा हो उस टाइम पे अगर रूम को हम ओवर हीट कर देना, तो बेबी के ना सुपाइन से प्रोन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बेबी उस टाइम पे ओवर रिलैक्स हो जाता है। बेबी को, या मे भी हो सकता है बेबी को ज़्यादा हीट लगती है, ज़्यादा गर्मी लगती है, तो बेबी उसके लिए अपने आप को सुपाइन से प्रोन कर लेता है। और प्रोन करना इज ए मोस्ट कॉमन फैक्टर फॉर SIDS। ठीक है, ड्यूरिंग स्लीप। ओके, ये था आपका इन्वायरमेंट फैक्टर, ये थे आपके ईटियोलॉजी। अब बात करते हैं हम क्लिनिकल फीचर्स की। नाउ वी टॉक अबाउट क्लिनिकल फीचर्स, साइन एंड सिम्टम्स। तो देखो, एक बेबी है जिसकी डेथ हो चुकी है, क्या सिम्टम होंगे उसके? डेथ वाले के डेथ वाले सिम्टम होंगे। बेबी के अंदर कोई हार्ट रेट नहीं होगी, कोई लाइफ का सिम्टम नहीं होगा। हो सकता है बेबी अगर जैसे सुपाइन से प्रोन हुआ हो तो उस टाइम पे बेबी के अंदर से सिक्रीशंस निकल गई हो, और बेबी ने सांस लेने के लिए जब जोर लगाया हो, बेबी के अंदर एंजाइटी हुआ हो, तो बेबी ने जब जोर लगाया हो, बेबी की सुसु और पोटी निकल गई हो, डायपर के अंदर अपने को सुसु पोटी देखने को मिल सकती है। तो ये 2-4 क्लिनिकल फीचर अपने को देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो क्लिनिकल फीचर के अंदर बात करेंगे पल्सलेसनेस एंड ब्रीथलेसनेस। कोई साइन नहीं है, प्लस पल्सलेसनेस एंड ब्रीथलेसनेस। बेबी के अंदर पल्सलेसनेस देखने को मिलेगी, ब्रीथलेसनेस देखने को मिलेगी। ओके, और बात करें, बेबी एपनिक देखने को मिलेगा, भाई मर गया तो एपनिक ही देखने को मिलेगा, लूप एपनिक। ठीक है, ब्लू भी देखने को मिल सकता है साइनोसिस की वजह से। लुक एपनिक, ब्लू एंड लाइफलेस। ठीक है, डेड देखने को मिलेगा, भाई डेड हो गया तो डेड ही देखने को मिलेगा। ठीक है, और क्लिनिकल फीचर बात कर सकते हैं, फ्रोथी, फ्रोथी पिंक सिक्रीशन फ्रॉम माउथ एंड नोज।
माउथ और नोज से फ्रोथी पिंक सिंक्रीशंस देखने को मिल सकती हैं। जरूरी नहीं दिखेगी लेकिन देखने को मिल सकती है, ठीक है। और डायपर फुल होगा स्टूल और यूरिन से। डायपर फुल, डायपर फुल इन स्टूल एंड यूरिन। हो सकता है बेबी ने जब पुश करा हो, जोर लगा हो, एंजाइटी हुई हो हाइपोक्सिया की वजह से, उस टाइम पे जोर लगाने की वजह से बेबी का स्टूल निकल गया हो, बेबी का यूरिन निकल गया हो, बस, ठीक है। तो ये थे क्लिनिकल फीचर्स। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसके अंदर एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, प्रिवेंशन, ठीक है। हम बात करते हैं प्रिवेंशन की, हाउ टू प्रिवेंट इट। प्रिवेंशन के अंदर क्या अपने को करना है और क्या नहीं करना, ठीक है। सबसे पहले डू, अपने को क्या करना है, ठीक है। सेकंड, हमने क्या नहीं करना, डोंट। अपने को क्या चीज नहीं करनी, क्या करनी है और क्या करनी है, क्या नहीं करनी, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं डू, जो चीज हमने करनी है। ठीक है, जैसे बेबी को हमेशा सुपाइन पोजीशन में सुलाना है, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे इसके अंदर, प्लेस बेबी इन सुपाइन पोजीशन। बेबी को हमेशा सुपाइन पोजीशन में सुलाना है। सेकेंड, अपने को हार्ड सरफेस पे बेबी को सुलाना है, सॉफ्ट सरफेस पे नहीं सुलाना, क्योंकि सॉफ्ट सरफेस पे बेबी के प्रोन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यूज फर्म सरफेस। थर्ड, प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग करानी है बेबी की ताकि बेबी हेल्दी हो, ठीक है, बेबी की ग्रोथ जल्दी हो। प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग, प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग करानी है ताकि बेबी हेल्दी हो और बेबी की ग्रोथ जल्दी से जल्दी हो, ठीक है। और अवॉइड करनी है अपने को ओवर हीटिंग, रूम की ज्यादा ओवर हीटिंग नहीं करनी है, ठीक है। तो अवॉइड ओवर हीटिंग, ओवर हीटिंग अपने को अवॉइड करनी है। और ऐसा भी कर सकते हैं हम कि कई बार जब बेबी सो रहा हो ना, तो बेबी के मुंह में ना निप्पल डाल के सो जाते हैं। जो पेसिफायर होता है ना, जो निप्पल होता है प्लास्टिक वाला, प्लास्टिक या रबड़ वाला होता है, तो बेबी के अंदर अगर मुंह में हम प्लास्टिक वाला रबड़ वाला निप्पल डाल के सोएंगे ना, तो बेबी जब तक नहीं सोता ना तो उसको सख करता रहेगा। उससे क्या होगा, बेबी का ना सुपाइन से प्रोन होने के चांसेस और रेस्पिरेटरी सिस्टम कोलैप्स होने के चांसेस डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो यूज पेसिफायर, पेसिफायर, ठीक है, पेसिफायर, या जिसको हम निप्पल बोलते हैं, NIPPLE। यूज पेसिफायर या निप्पल ड्यूरिंग स्लीप। बेबी जब सोए तो बेबी के मुंह में निप्पल डाल दो, ठीक है, ड्यूरिंग स्लीप। ये थी चीजें, ये थी 5 थिंग्स जो अपने को करनी चाहिए। और अब बात करते हैं वो 4 चीजें जो अपने को अवॉइड करनी है, जो अपने को नहीं करनी। सबसे पहले, कभी भी बेबी को प्रोन पोजीशन नहीं देना है, ना ही साइड लाइन पोजीशन देंगे। साइड लाइन देंगे तो साइड लाइन से आराम से प्रोन अपने आप बेबी हो जाएगा, ठीक है। तो डोंट डू, नो प्रोन और साइड लाइन पोजीशन। बेबी को कभी भी प्रोन या साइड लाइन पोजीशन नहीं देनी अपने को, ठीक है, ओके। सेकंड, बेबी को कभी भी सॉफ्ट बेडिंग के नीचे नहीं के ऊपर नहीं लेटाना है, ठीक है। नो सॉफ्ट बेडिंग, नो सॉफ्ट बेडिंग, ठीक है। या हो सकता है नो पिल्लो, सॉफ्ट बेडिंग हो या पिल्लो हो, या कोई भी पेट एनिमल भी उसके पास ना लेटा हो। नो पेट एनिमल, ठीक है, कोई भी पेट एनिमल
कोई भी पेट एनिमल बेबी के पास ना लेटा हो। ओके, पेट एनिमल कोई भी होगा तो हो सकता है पेट एनिमल बेबी के ऊपर लेट जाए या बेबी पेट एनिमल के सहारे लग के प्रोन हो जाए। ठीक है, अब तीसरे बात करेंगे, नो बेड शेयरिंग विद एडल्ट। एडल्ट के साथ कोई बेड शेयरिंग ना करे। नो बेड शेयरिंग विद एडल्ट। बेबी का एडल्ट के साथ कोई बेड शेयरिंग नहीं कराना है विद एडल्ट। ओके, नो बेड शेयरिंग विद एडल्ट। उसके बाद लास्ट है अवॉइड स्मोक। ठीक है, अवॉइड स्मोक, एल्कोहल या कोई भी ड्रग्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। माँ को ये सजेस्ट करो कि जब आप प्रेग्नेंट हो तो उस टाइम पे कोई भी एल्कोहल, अब स्मोक या ड्रग, आप कोई भी चीज़ कंज्यूम ना करो। उससे आपके बेबी के अंदर IUGR वगैरह, IUGR हो गया, LBW हो गया, प्रीमेच्योरिटी होगी, ये सभी चीज़ों का खतरा है। इससे आपके बेबी के अंदर आगे चल के SIDS का रिस्क भी बढ़ सकता है। तो ये था आपके लिए SIDS, जिसके अंदर प्रिवेंशंस को कर लो हाईलाइट। इसके अंदर हमने डूज पढ़ने हैं और डोंट पढ़ने हैं, ये चीज़ बस इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका मोस्ट कॉमन कोज जो देखा जाता है, मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है कि प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन को भी कर लीजिए आप हाईलाइट। प्रोन पोजीशन बेबी, इसको भी कीजिए आप हाईलाइट। ये था आपका SIDS, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। थैंक यू।